Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 3 of International Institutions in which we are discussing WTO. ठीक है, WTO World Trade Organization. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी बेसिक्स थे उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था WTO के बेसिक्स के बारे में। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाउंडेशनल अग्रीमेंट कि भाई कौन कौन से मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं WTO के। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं WTO 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, WTO को फ्री ट्रेड इंश्योर करना है। WTO का मेन पर्पज़ क्या है, भैया फ्री ट्रेड हो सके। फ्री ट्रेड तो तभी होगा ना, तब आप कम से कम टैरिफ लगाओगे। ठीक है, कम से कम टैरिफ होगा। ठीक है, कम से कम टैरिफ होगा, साथ ही साथ वो जो मतलब हर कंट्री एक दूसरे का प्रोडक्ट आना अलाउ करेगी। मतलब इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं कि भैया कोई हल्का फुल्का अटैक हो गया और दोनों ने बोल दिया कि नहीं भैया हम भी यहाँ से आने नहीं देंगे, वहीं से हम भी वहाँ से आने नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें तो गलत हो जाएंगी, है ना। तो चीज़ से फ्री ट्रेड प्रोवाइड नहीं होगा, मतलब फ्री ट्रेड आगे नहीं पड़ेगा। तो फ्री ट्रेड को इंश्योर करने के लिए WTO ने 3 स्पेशल अग्रीमेंट्स रखे हैं। एक है मोस्ट फेवर्ड नेशन, दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट और तीसरा है S&D प्रोविजंस। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे सामने आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट। अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे के रखा था। ठीक है, और पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था। अब यहाँ पर हमने इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दे के रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को काफ़ी पसंद करते हैं, हम पाकिस्तान से तो काफ़ी नफरत करते हैं। ठीक है ना। यहाँ मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि भैया आपके यहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी ट्रेड के लिए, मतलब आप जो भी यहाँ पर हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहोगे, हम वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के मुकाबले मानेंगे उस प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है जापान। ठीक है, जापान इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, और इंडिया और जापान के बीच में कोई भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, हो सकता है जब हमने वीडियो तो होता कुछ हो चुका हो, बट अभी तो कुछ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। फाइन। अब मान लो कि भैया, और बाकी इंडिया के और भी बहुत सारे फ्रेंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और US है, चाइना है, बहुत सारे फ्रेंड है। ठीक है, अब आप इंडिया को यहाँ पर देखो, इंडिया और जापान की अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया जापान से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करवाता है अपने यहाँ पर, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2% का टैरिफ लगाता है। कितने का टैरिफ? 2% का बस टैरिफ लगाता है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ मंगवाता है तो 4% का टैरिफ, US से कुछ मंगवाता है तो 4% का टैरिफ, पाकिस्तान से कुछ मंगवाता है तो 6% का टैरिफ। ठीक है, चाइना से कुछ मंगवाता है तो वहाँ से भी 6-7% का टैरिफ ले लेता है। ठीक है, लेकिन अब देखो, हम दोनों दोस्त अच्छे हैं, जापान और इंडिया दोस्त अच्छे हैं, इसलिए टैरिफ बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, तो अभी हम मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉन्सेप्ट लाया गया WTO के द्वारा। इस पर यह बोला गया कि भैया आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, उसको आप जितना टैरिफ प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम जापान को सबसे कम टैरिफ प्रोवाइड कर रहे हैं 2% का, तो आप सारी कंट्रीज को पहली बात तो MFN स्टेटस दोगे, भले वो कोई भी हो। अगर वो WTO का मेंबर है, तो फॉर एग्जांपल 164 मेंबर हैं WTO के, 164 मेंबर कंट्रीज क्या करेंगे, वो सब उन सबको आपको MFN का स्टेटस देना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी उनके यहाँ से आप चीज़ों को इंपोर्ट करवाओगे, उन सबको आपको सबसे अपना बेस्ट टैरिफ देना पड़ेगा। मतलब जो सबसे कम टैरिफ लग रहा है अपने बेस्ट देश पे, वो है 2% का जापान पे, तो 2% का लगाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, और ये सारी कंट्रीज को करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाइना की बात करो। ठीक है, अब मान लो चाइना का बेस्ट दोस्त इस टाइम पे रशिया। ठीक है, अब चाइना मान लो बाकी लोगों से मान लो सिर्फ मान लो 4% का टैरिफ ले रहा है। ठीक है, लेकिन रशिया से 1% का टैरिफ ले रहा है या 2% का टैरिफ ले रहा है। तो अब चाइना भी WTO का मेंबर है, तो इसे भी सारी की सारी कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया MFN स्टेटस देना पड़ेगा। और जब आप MFN स्टेटस दोगे तो ऑटोमेटिकली भैया हमारा इंटरेस्ट, मतलब जो कस्टम ड्यूटी रेट है, ऑटोमेटिकली रशिया के बराबर हो जाएगा। मतलब आपको भी हमसे 1% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हमने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा और आसियान का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, अगर इंडिया और आसियान का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो हमारा लगभग जो कस्टम ड्यूटी रेट है वो 0.5% या 1% के आसपास रहता है, जो नेग्लिजिबल है। इट इज़ एक्चुअली नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल हम कस्टम ड्यूटी रेट लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन जापान से हम 2% ले रहे थे क्योंकि वो हमारा FTA मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारा, अब कोई मान लो चाइना बोल सकता है नहीं भैया ये जापान तो आपका सही दोस्त नहीं है, आसियान आपका सही दोस्त है, बिकॉज आप तो यहाँ पर से 1% ले रहे हो और आप हमको 2% वाला बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ जो मोस्ट वर्ल्ड नेशन है उसमें एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये है कि भैया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हम जितना भी रेट रखें, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लगभग ना के बराबर ही रेट रहते हैं, तो वो हम किसी भी कंट्री को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक
ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर एक्सेप्शन है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोस्ट फेवर्ड नेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर आता है। ठीक है, समझ में रहा हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर आता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब जापान FTA, अगर मान लो कल जापान हमारे साथ FTA साइन कर लेता है तो हम ऑटोमेटिकली इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 0 से 1% के आसपास कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो छोटा वाला रेट है ये हम बाकी लोग को ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। इस बार जो हमारा बेस्ट अगला कंट्री बचेगा, मान लो अगला बेस्ट कंट्री बचता है ऑस्ट्रेलिया, और उसको हम 3% पे दे रहे हैं, तो अब ये सब हमें बाकी कंट्रीज़ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जिनको हमने MFN दिया है। और आपको बता दूं, ये कंपलसरी आपको सारी की सारी कंट्रीज़ को MFN देना है। ठीक है, सारी की सारी कंट्रीज़ को MFN देना है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे बाहर है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई, अगर हर कंट्री को MFN देना पड़ता है तो भैया फिर पाकिस्तान ने हमको क्यों नहीं दिया था, ऊपर से हमने पाकिस्तान को दे दिया था। देखो यहाँ पर भी इस चीज़ को एक्सेप्शन रखा गया, ये बोला गया था कि भैया इनके हिस्टोरिकल जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, ये सब फलाना ढिमकाना, बहुत बड़ी लाइन्स लिखी हुई थी। वो बोला है कि जब पाकिस्तान और इंडिया खुद से एक दूसरे को MFN देना चाहें तब वो लोग दे सकते। तो इंडिया ने शुरू में दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था इंडिया को नहीं दिया था, और अब अल्टीमेटली अभी जो रिसेंट में टैक्स हुए उसके चलते हुए इंडिया ने भी पाकिस्तान से MFN का स्टेटस ले लिया। तो अब पाकिस्तान के ऊपर भी हैवी ड्यूटी इंडिया लगाएगा अगर कोई भी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा MFN। अब देखो, इसका जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है वो स्मॉल कंट्रीज़ को होता है। ठीक है, स्मॉल कंट्रीज़ को होता है। आप ये बताओ, अगर मान लो यूएस अपने सबसे बेस्ट पार्टनर मान लो UK को 2% पे अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जो भी WTO के मेंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया भी मेंबर है, अल्जीरिया भी मेंबर है, ठीक है, सूडान उडान, ये सब लोग भी मेंबर हैं, तो इन लोगों को भी US को 2% का अपना जो रेट है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 2% का रेट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब भी WTO के मेंबर है, US को इनको भी MFN स्टेटस देना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर ये लोग कभी नाइजीरिया अल्जीरिया, ये लोग कभी भी US से क्या डायरेक्टली नेगोशिएट करवाते हैं? आपको बता दूं कि US प्रेसिडेंट तो आज तक नाइजीरिया और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट से मिले भी नहीं होंगे। ये जो बीच में अपने जो माइक पॉम्पियो जैसे लोग रहते हैं ना, वही निपटा के निकाल देते हैं हमको, यहाँ भैया बात हो गई, निकल लो, ये काम था, हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर US से इतना ही लोग नेगोशिएट नहीं करते, लेकिन MFN जैसी चीज़ें हैं जो इवन छोटी कंट्रीज़ को ट्रेड में आगे बढ़ने का मौका देती है, तो इसलिए मतलब WTO को ट्रेड में इतनी बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्मॉल कंट्रीज़ का इसलिए क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एडवांटेज था, दूसरा जो फाउंडेशन एग्रीमेंट था वो था नेशनल ट्रीटमेंट। वो क्या था हमारा? नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाहर के प्रोडक्ट आ गए हैं, ठीक है, बाहर के प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रोडक्ट आ गए, तो अब आप चाइनीज़ प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब आप इस तरह कोई रूल फॉलो नहीं कर सकते, भैया चाइनीज़ प्रोडक्ट है इसलिए हम इस पर टैक्स लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको उनको नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, मतलब आप ये कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि भैया यहाँ पर चाइना का प्रोडक्ट रखा है तो यहाँ पर 1% टैक्स लगेगा, ये अमेरिका का प्रोडक्ट रखा है तो यहाँ पर 0% टैक्स लगेगा, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट रखा है तो यहाँ पर 1% टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट मतलब जो भी प्रोडक्ट इंडिया में एक बार आ गए तो वो इंडिया ही के हो गए, आपको ऐसा मान के बेचना पड़ेगा, भले उसका प्रॉफिट वहाँ जाएगा, लेकिन आपको इंडिया का ही मान के बेचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, चाइना के खिलाफ तो हम इतना वो सब कर रहे हैं कि उनके ऐप बैन कर दिया, ये कर दिया, देखो वो सब ना एक्चुअली अग्रीमेंट्स पे आते ही नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का अग्रीमेंट पे आते ही नहीं है। ठीक है, अगर इतना ही था तो फिर यूजुअली फिर इंडिया ने चाइना का ट्रेड ही क्यों बंद नहीं कर दिया? इंडिया में $50 बिलियन का हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है, हमने क्यों बंद नहीं कर दिया? अगर जैसे ही आप देखो इंडिया पाकिस्तान कुछ भी होता है पूरा ट्रेड बंद कर देते हैं। हम चाइना के साथ नहीं कर सकते बिकॉज चाइना को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट वो दिया है, चाइना ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया है, साथ ही साथ हमने ये सेकंड फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किया जिसमें नेशनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब हम किसी को ये नहीं बता सकते ये चाइनीज़ वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट की अब देखो साबूदाना है, ठीक है, साबूदाना इंडिया में बन रहा है, चाइना में बन रहा है, तो कैन यू डिस्टिंग्विश इट? हाँ, पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना पीछे लिखा होगा, लेकिन कौन देखता है इतना? ठीक है, शुरू में जब कुछ अटैक हो जाता है बस लोग थोड़ा ज़्यादा देशभक्ति हो जाते हैं, 10 दिन में सब भूल जाते हैं। यही ट्रूथ है। ओके, दिस इज द ट्रूथ। फाइन। सो अल्टीमेटली हम ऐसा चाइना के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐप यूजुअली अग्रीमेंट्स में नहीं आता, इसलिए हमने उस पर बैन लगा दिया है। बाकी नेशनल ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, हमें नेशनल ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट दैट मीन्स फाउंडेशन एग्रीमेंट आता है, उसे हम बोलते हैं S&D प्रोविजन। ठीक है, S&D प्रोविजन। पहले आप बताओ कि भाई एक चीज़ बताओ कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप कंट्री में क्या डिफरेंस होता है? लीस्ट डेवलप कंट्री में क्या डिफरेंस होता है? लीस्ट डेवलप कंट्री तो आप छोड़ दो, तो आप सब जानते हैं कि भैया HDI बहुत कम है, केवल धज्जियाँ उड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल ये सब नहीं पढ़ाऊँगा, WTO के हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, HDI बहुत हाई है, एजुकेशन, हेल्थ, ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीज़ें, ये सब पढ़ लेना खुद से। ठीक है, अदरवाइज आई विल टीच यू इन एक वो दैट नेशनल इनकम वन चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर से मुझे WTO के हिसाब से चीज़ों को कॉन्टेक्ट किया करना है। ठीक है, इसके बाद डेवलप्ड के बाद डेवलपिंग कंट्रीज आती है जो इनसे थोड़ी सी कमज़ोर है, सेमी वेरीफरी कंट्रीज। ठीक है, इस टाइप सभी को समझ सकते हो। देखो अब WTO में होता क्या है कि WTO में
जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, डब्ल्यूटीओ में जो भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उनको ये एडवांटेज रहता है कि भाई अगर कोई भी अग्रीमेंट आ रहा है तो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कल डब्ल्यूटीओ अपने अंदर एक एग्रीमेंट लेके आ रहा है कि भाई कल से मतलब जैसे मान लीजिए अगले साल से जितने भी लोग हैं सबको अपना टैरिफ कॉटन के ऊपर ज़ीरो कर देना है, ऐसा मान लो कोई एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ पास करने वाला है, ठीक है। तो ये जो अगले साल से है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए है, मतलब डेवलप्ड कंट्री को 2022 से अपना कॉटन एक्सपोर्ट एकदम से ज़ीरो कर देना है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 साल 12 साल, ठीक है। और लीस्ट डेवलप कंट्री को और ज़्यादा छूट दी जाएगी, जैसे 15 साल 25 साल 30 साल, इस टाइप की छूट दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्री होने का एडवांटेज होता है क्या? एक तो बहुत सारा टाइम मिलता है कोई भी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब आप बताओ कैसे डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्री डिसाइड होती है, तो कैसे डिसाइड होती है? जैसे लीस्ट डेवलप कंट्री तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर यूएन से डेटा मांग लिया है। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि भैया आपके यूएन के सिस्टम में जो भी, ठीक है, या आपके यूएन के सिस्टम में जो भी आप कह सकते हैं लीस्ट डेवलप कंट्री है वो डेटा हमें ट्रांसफर कर दिया जाए तो हम उन्हीं को लीस्ट डेवलप कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो नाइजीरिया, अल्जेरिया, मोरक्को, ये सब लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आती हैं, ठीक है, डायरेक्टली यूएन से लिया गया, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन देयर इज अ डिस्प्यूट इन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस, देयर इज अ डिस्प्यूट इन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। वो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस में क्या डिस्प्यूट है कि भाई यहाँ पर जो भी कंट्री होती है डेवलपिंग कंट्री वो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर सकती है। वैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना ने अपने आप को अभी तक डेवलपिंग कंट्री डिसाइड करके रखा है, इंडिया ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री डिसाइड करके रखा है, साउथ कोरिया ने अभी तक डेवलपिंग कंट्री डिसाइड करके रखा था लेकिन अभी भी रिसेंट में डेवलप कंट्री बना दिया है। मतलब जब भी ये चाहे कोई भी कंट्री चाहे अपने आप को डेवलपिंग कंट्री डिसाइड कर सकती है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री के फ़ायदे ये होते हैं कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ये देखो S&D मतलब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब ये कि भैया अगर कोई भी एग्रीमेंट आ रहा है, अगर पूरे सबके लिए वो अगर 10 साल में इम्प्लीमेंट होना है तो आपको उसका टाइम पीरियड 20-30 साल मतलब 10-12 साल बढ़ा के दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। और स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब ये कि भाई जैसे आपके यहाँ के कुछ प्रोडक्ट को स्पेशल छूट दी जाएगी कि नहीं यार अगर आप चाहो इस पे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए कुछ मान लो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मान लीजिए हमारे लिए गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है, सुसाइड बढ़ सकते हैं, या फिर हमारे फूड सिक्योरिटी की इशू हो सकती है। तो यहाँ पर इंडिया को ये अलाउ करेंगे कि भैया आप अपने गेहूँ में अगर जब भी चाहो तो ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हो, जिससे कि कोई भी आपके यहाँ पर ज़्यादा गेहूँ डंप ना कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ये सब सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं। लीस्ट डेवलप कंट्री तो डिसाइड है कि भाई यूएन है, यूएन के द्वारा दी गई है, सब कुछ सही है और उनको जो भी एडवांटेज है दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में हमेशा प्रॉब्लम होती है, डेवलपिंग कंट्री में हमेशा प्रॉब्लम होती है बिकॉज डेवलपिंग कंट्री जो है खुद का स्टेटस डिटरमाइन करती है। यही यूएस के अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो तो अब शायद तक चले जाएंगे 28 जनवरी को, ठीक है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री स्टेटस दिया था वो इनसे छीना जाता था, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया ने तो अपना गिव अप भी कर दिया, बोला ठीक है यार कोई नहीं जाने दो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग जितनी भी डेवलप कंट्री रहती है ना, इनका ये भी प्रोविजन रहता है कि ये लोग डेवलपिंग कंट्री को अपनी तरफ से कुछ स्पेशल चीज़ें देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये मिल रहा था जीएसपी, ठीक है। जीएसपी में क्या था कि यूएस जीएसपी के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ है फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि सारी कंट्री से अगर वो 2% का रेट वसूल कर रहा है एमएफएन के अंदर, उसके अंडर भी यूएस एक जीएसपी का स्टेटस बना के रखेगा जिनसे वो सिर्फ 1% लेगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी मतलब डेवलपिंग कंट्री को दी जाती है डेवलप कंट्री के द्वारा, अगर जो डेवलपिंग कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडिया, चाइना हो गए, ठीक है। तो ये रहा हमारा S&D प्रोविजन। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द 3 फाउंडेशन अग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब इसके बाद हमें 2 इंपॉर्टेंट राउंड डिस्कस करने हैं। एक सबसे पहले आता है हमारे सामने सिंगापुर राउंड, ठीक है, सबसे पहले आता है सिंगापुर राउंड। ये 1997-8 के आसपास आया था सिंगापुर राउंड। दिस राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेवलप कंट्रीज राउंड, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वही चीज़ें थी जो डेवलप कंट्रीज चाहती थी, वही चीज़ें जो डेवलप कंट्रीज चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल डेवलप कंट्री क्या चाहती है कि भैया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से, ठीक है, फॉरेन तो डेवलपिंग कंट्री से अलग ट्रीट करती है, बोलती है नहीं भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो हम यहाँ पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। भले ईज ऑफ बिजनेस प्रमोट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट फिर भी थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये चीज़ हो गई फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बाद दूसरी चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उनको उनको कोई अपना प्रोडक्ट इधर उधर करना है, या फिर आप ये जैसे स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को ख़त्म करो, ये उनकी डिमांड थी। मतलब इन शॉर्ट जो भी डेवलप कंट्री चाहती थी, ठीक है, जो भी डेवलप कंट्री चाहती थी वो सब इन प्रोविजन में थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो S&D प्रोविजन आपने दे के रखा है डेवलप कंट्री वो सब बंद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक और एग्जाम्पल दिया कि भाई क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, हाँ, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था
कि भाई जो भी मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको नेशनल ट्रीटमेंट दी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट को नेशनल ट्रीटमेंट प्रूव कर रहे हो, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे, उसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको भी आप नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे जो प्रोविजंस है जो भी डेवलपमेंट को चाहिए तो उन्होंने सिंगापुर में डाल के रखे थे। इन जो प्रोविजन है इसकी हमारी मतलब इंडिया की कम्युनिटी में कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, तो इसको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, अगर कभी होकर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए कि सिंगापुर राउंड बिलोंग्स टू द डेवलप्ड नेशन, ठीक है, डेवलप्ड नेशन। और आप समझ सकते हो डेवलप्ड नेशन को क्या चाहिए, डेवलपिंग नेशन को क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से चीज़ें टिक कर देना, ठीक है। हर चीज़ रट्टा मारने की कोशिश मत करो, कुछ चीज़ें समझ के भी, स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क, वो करना पड़ेगा जब चीज़ें याद होंगी, अदरवाइज हर चीज़ रटने बैठ जाओ कभी याद नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमारे जो काम का राउंड है उसे हम कहते हैं दोहा राउंड, ठीक है, उसे हम कहते हैं दोहा राउंड। देखो जैसे ही WTO बना था तो उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारी चीज़ प्रोमिस की थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें प्रोमिस की थी। और प्रोमिस क्या थे कि भैया कि आपके यहाँ पर क्या बढ़ेगा, आपके यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आप समझने अच्छा, आपको पता है रिकार्डो की कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी? नहीं पता होगी ना, चलो डिस्कस रिकार्डो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। देखो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो इंडिया है, इंडिया मान लो कॉटन टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिया जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है। और मान लो जो चाइना है, चाइना मान लो किसमें अच्छा है, चाइना मान लो आयरन एंड स्टील को मैन्युफैक्चर करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, आयरन स्टील मैन्युफैक्चर में बहुत अच्छा है। और जो हमारा यूएस है, ठीक है, यूएसए है, अब वो किस में अच्छा मान सकते हैं उसको, हाँ वो मान लो कि ये लोग भुट्टा उगाने में बहुत सही है, मतलब कॉर्न, ठीक है, कॉर्न प्रोडक्शन, ठीक है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, और ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पर अब सबको पता है कि कॉटन में कौन अच्छा है, सबको पता है आयरन स्टील में कौन अच्छा है, सबको पता है कि कॉर्न में कौन अच्छा है, ठीक है। अगर अगर हम यहाँ पर फ्री ट्रेड इंश्योर करते हैं, अगर WTO की तरीके से फ्री ट्रेड इंश्योर कर देता है इन तीनों के बीच में, देखो फ़ायदा क्या होगा कि अभी यहाँ पर इंडिया की भी कुछ कॉर्न्स की नीड होगी तो इंडिया खुद के यहाँ पर कौन उगा रहा होगा, इंडिया की आयरन स्टील की भी नीड होगी तो इंडिया आयरन स्टील भी खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा। सेम नीड यहाँ पर चाइना की होगी कॉटन की और कॉर्न की, यहाँ पर यूएस की भी खुद की नीड होगी आयरन एंड स्टील की और साथ ही साथ किसकी, कॉटन की, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि सबसे अच्छा कॉटन पूरे वर्ल्ड कौन उगाता है, इंडिया उगाता है। सबसे अच्छा आयरन स्टील कौन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, चाइना करता है। सबसे अच्छा कौन कौन उगाता है पूरी दुनिया में, यूएसए उगाता है। तो अगर हम इन लोगों के बीच में फ्री ट्रेड इंश्योर कर दें और इससे बोले कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन में महारत हासिल करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अभी आपके पास महारत है लेकिन आप और महारत हासिल कर सकते हो। तो अभी मान लो अगर आप 5 रुपये में बेच रहे हो तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आप 2.5 रुपये में बेचना चालू कर दोगे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर आपकी स्किल्ड फोर्स आएगी, सेम यहाँ पर कॉर्न के साथ होगा, सेम यहाँ पर आयरन स्टील के साथ होगा। तो अल्टीमेटली तीनों प्रोडक्ट के प्राइसेस भी घटेंगे और फ्री ट्रेड है तो पहले जो लोगों को 5 रुपये मिल रहा था अब 2.5 रुपये मिलेगा। तो अल्टीमेटली अब देखो तीनों देश को फायदा हो, ऊपर से कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है कि कंज्यूमर के सामने तो सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो रहा है। जब प्राइस कम हो रहा है तो मतलब डिमांड बहुत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मतलब प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ रहा है, मतलब GDP बढ़ रही है, मतलब लोगों के हाथ में बहुत पैसा आ रहा है। मतलब एक तो ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ने से चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं, सस्ती होने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा भी बहुत आ रहा है, लोग पैसा भी बहुत उड़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये फायदा होता है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी का। मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब ये, आप सिर्फ उसी चीज़ों का प्रोडक्शन करो जिस पे आप बेस्ट हो, जिससे आप उन चीज़ों को और सस्ता कर पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना सिर्फ और सिर्फ आयरन स्टील प्रोड्यूस करे, यूएसए सिर्फ और सिर्फ कॉर्न प्रोड्यूस करे, इंडिया सिर्फ और सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करे और एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करे जिससे कि किसी को भी कमी ना हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। और हर किसी को बेस्ट प्राइस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 5 रुपये था तो 2.5 रुपये हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम उसमें अच्छी महारत हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मतलब हर किसी को फ़ायदा होगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इसका पुरिंदा बनाया गया, बुके बनाया गया और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेचा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसी कंट्री को, उसमें मतलब ये आप कॉटन अच्छे हो ना, आपको कॉटन ही कॉटन बिल्कुल पूरे देश में प्रोड्यूस करना, बहुत पैसा कमाओगे, आपके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, आपके यहाँ तो वैसे भी बेरोजगारी ज़्यादा है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगी। तो ये सब बोल के हमारे यूएस ने जितनी भी डेवलपिंग कंट्री सबको ये WTO का हत्था चिपका दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये लोग क्या है कि जो सब इन्होंने प्रोमिस किए थे एग्रीकल्चर में यहाँ वहाँ, वो सब तो हमें दे नहीं रहे थे, ठीक है। लगातार इश्यूज बढ़ते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि कभी हम उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर पे ठीक है कल बात करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सपीरियंस कल बात करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसी बीच में क्या हो जाता है, एक अटैक हो जाता है यूएस में, जिसे हम बोलते हैं 2001 का अटैक, ठीक है, WTO की बिल्डिंग में अटैक होता है। अब इस अटैक के बाद क्या होता है कि यूएस दिखाना चाहता था कि जो वर्ल्ड है पूरा यूनाइटेड है, ठीक है। अगर हम मान लो डेवलपिंग कंट्रीज पे या डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री पे इल्ज़ाम लगा दे, फॉर एग्जाम्पल अभी भी इंडिया भी बोलता है कि ठीक है बिल्कुल अटैक हो, बात की बात है, लेकिन आप अभी तक आपने ये जो जितने भी अग्रीमेंट हमें प्रॉमिस किए थे उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो यूएस ने मतलब यूनिटी दिखाने के लिए ये सारे एग्रीमेंट मान लिए, सारी डेवलप कंट्री ने मान लिए और अल्टीमेटली ये सारे एग्रीमेंट को एक ही राउंड में क्लब कर दिया गया जिसको कहा गया दोहा राउंड। और तब से हम दोहा राउंड को मतलब ट्राई कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से पास हो जाए, ठीक है। बस इसी चीज़ पे चल रहा है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है।
तो आई थिंक आई शुड नॉट स्टार्ट विद द दोहा राउंड नाउ बिकॉज इट मे टेक टाइम, ठीक है, और फिर पूरा एक ही बार में कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज बड़ी चीज़ें हैं। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद दिस टुमारो, ठीक है, बट उससे पहले लेट मी कंप्लीट वन थिंग, ठीक है। दिस इज स्पेशल प्रोडक्ट एंड स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। देखो मैंने आपको बताया था S&D प्रोविजन है, ठीक है, S&D प्रोविजन है। तो S&D प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो S&D प्रोविजन मतलब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब डेवलप्ड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ स्पेशल चीज़ें दी जाएंगी और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट समझ गए हो कि भैया उनके लिए जो टाइम लाइन है वो एक्सटेंडेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एग्रीमेंट 10 साल के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 15 साल 20 साल 25 साल इस तरीके से टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होगी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पे दो चीज़ें रखी गई हैं, एक आता है स्पेशल प्रोडक्ट और दूसरा आता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ठीक है। एक आता है स्पेशल प्रोडक्ट और दूसरा आता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब स्पेशल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो स्पेशल प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप कंट्रीज को ये अलाउड है कि भाई, याद है ना, सिर्फ उधर डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को ये अलाउड है कि भैया आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके यहाँ पर जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी क्या करो, लिस्ट बनाओ, ठीक है। आप उनकी लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर से प्रोडक्ट को खरीद दो और उस पर आप बहुत हाई टैरिफ लगाओ बिकॉज वो आपकी कंप्लीट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्पेशल प्रोडक्ट, मतलब आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि इस लिस्ट में रहेंगे और उसके ऊपर टैरिफ हाई होगा। अब यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में डिबेट ये रहता है कि भैया यूएस चाहता है यहाँ पर कम से कम प्रोडक्ट हो और वो तो चाहता है भैया ये लिस्ट ही खत्म कर दो, लेकिन इंडिया यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये डिबेट अभी भी चलता रहता है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि एसएम मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि कोई चीज़ है हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ है, अभी के लिए मान के पता चलो कि ये जो गेहूँ है, मान लो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लो कोई भी कंट्री इन प्रोडक्ट को डंप करने की कोशिश कर रहा है, दे आर नॉट अंडर स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। दो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन फिर भी स्पेशल प्रोडक्ट में कैटेगराइज नहीं हो रहे बिकॉज हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करते, फार्मिंग कम्युनिटी की मतलब डेवलपमेंट लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन सब पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो किसी चीज़ और से भी खा सकते हैं। मतलब स्पेशल प्रोडक्ट जो बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर ये इनको आप सिक्योरिटी नहीं दोगे तो सिंपल सी ट्राइबल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है, जो ट्राइब उनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो इसलिए एमएफपी यहाँ पर हो सकता है लेकिन गेहूँ नहीं हो सकता है। लेकिन जो गेहूँ है, अगर अभी के लिए मान के चलो कि गेहूँ बड़े फार्मर नहीं उगाते, मान लो सिर्फ स्मॉल मार्जिनल फार्मर उगाते हैं और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ स्मॉल मार्जिनल फार्मर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लोग काफ़ी पुअर हैं। तो अगर मान लो इनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी कंट्री चीज़ें डंप करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना गेहूं को डंप कर रहा है तो अल्टीमेटली इनको इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ये है कि भैया अगर आपके इन स्मॉल मार्जिनल फार्मर को इम्पैक्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस ये हमारा स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के अंदर कुछ टाइम के लिए बस यहाँ पर ड्यूटी बढ़ा सकते हो, जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आपको ड्यूटी नीचे करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे जो डेवलपिंग कंट्री उनको दे के रखा गया है। तो आई थिंक यू आर क्लियर कि भैया स्पेशल प्रोडक्ट क्या होते हैं और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम कल एग्रीकल्चर चालू करेंगे, एग्रीकल्चर के बाद वी विल स्टार्ट विद द दिस पार्ट सर्विसेज के बाद वी विल स्टार्ट विद द आईपीआर। तो आई थिंक इट मे टेक अराउंड 2 more लेक्चर बट आफ्टर दैट इट विल बी ओवर, ठीक है। सो टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।